नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग अपडेट्स चैनल पर। मैं हूं सत्यजीत पुरकायस्थ और हम अभ्यास कर रहे हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2022। और आज हम बात करेंगे पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, जिसमें पोषण की आवश्यकता हमें क्यों होती है और कितनी उसकी मात्रा होनी चाहिए, बच्चों में पोषण का महत्व क्या है, पोषण सुरक्षा के लिए नीतिगत व्यवस्थाएं क्या क्या हैं, शिशुओं की उसकी ज़रूरतें क्या हैं और बच्चों को खाना देने की मात्रा। अच्छा पोषण अस्तित्व, स्वास्थ्य और विकास के लिए आधारशिला है। विश्व स्तर पर बच्चे की मौत की 1/3 से अधिक कुपोषण के कारण मर रहे हैं। और आईसीडीएस का मुख्य उद्देश्य ये है कि पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, इससे संबंधित आज हम बात कर रहे हैं पोषण की आवश्यकता। पोषण सुरक्षा को मानव सभ्यता की शुरुआत से ही देखा जाता है। किसी भी प्राणी के लिए पोषण बहुत ही जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है उसका संतुलित पोषण कैसे हो। तो पोषण कितना होना चाहिए, उसकी जरूरी कितना होना चाहिए, कितना पोषण जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो भारी भरकम अधिक काम करने वालों को रोज़ाना 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति के माध्यम से श्रम करने वाले लोगों को होता है। तो ये हो गया आपका 2400 कैलोरी। इसके बाद जो शारीरिक श्रम करते हैं उनका 2100 कैलोरी जरूरी होता है। इसी तरह से अब वो पोषण जो है वो इसमें क्या क्या पोषक तत्व होना महत्वपूर्ण है, जिसे हम संतुलित पोषण कहते हैं। तो इसके अंतर्गत है, जैसे उसमें क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स या वसा और खनिज लवण। इसको हम कहते हैं पोषक तत्व, जो कि हमारे संतुलित पोषण में होना चाहिए, जिसको हम संतुलित आहार भी कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, खनिज लवण होने चाहिए। अब ये पोषण के सोर्स क्या हैं, ये कहाँ से आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सूक्ष्म पोषण तत्व, ये सभी दाल, तेल, अंडा, दूध और अनाजें हैं, जितने भी अनाज हैं वो सब में से कार्बोहाइड्रेट, दाल से प्रोटीन, तेल जितने हैं उससे हमको फैट्स मिल जाता है, वसा, अंडे से प्रोटीन। अब प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद पर स्वतंत्रता के अधिकार में भोजन का अधिकार सम्मिलित है। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 21। और मानव अधिकारों पर जारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र 1949 धारा 25 हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त भोजन के अधिकार को मान्यता देती है। और इसी तरह से आईसीडीएस में मिड डे मील के जरिए बच्चों को पोषण सुरक्षा प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग समुदाय अपनी संस्कृति के साथ विविधता के साथ बसर करते हैं। कम पोषण के कारण कुपोषण होता है, अर्थात उसे अच्छा पोषण नहीं मिल पाता है, संतुलित पोषण नहीं मिल पाता है। इसीलिए आईसीडीएस का उद्देश्य है, सेवाएं हैं कि वो उनमें कुपोषण को दूर करें, और कुपोषण दूर करने के लिए ही मिड डे कार्यक्रम चलाया जाता है। बच्चों में पोषण का क्या महत्व है। पोषण से बच्चों की बढ़त अच्छी होती है, यानी कि उसका जो ग्रोथ होता है वो अच्छा होता है, और दिमाग का भी विकास होता है। कुपोषण
से भी मुक्ति मिलती है और बच्चे का पढ़ाई में भी मन लगता है, एकाग्रता बढ़ जाती है, क्योंकि जैसा पोषण होता है उस आधार पर बच्चे भी विकसित होते हैं। और बच्चों के लिए पोषण तो बहुत ही ज़रूरी होता है उनके सर्वांगीण विकास के लिए। अब भारत में खून की कमी या एनीमिया बहुत आम बीमारी है। इस 6 से लेकर 59 माह की आयु वर्ग के हर 10 से 7वें बच्चे को 70% खून की कमी के शिकार हैं। इसमें से 40% बच्चे मामूली तौर पर, 30% बच्चे गंभीर रूप से प्रभावित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं, युवतियां, बच्चे एनीमिया से ज़्यादा पीड़ित हैं। और ये एनीमिया यानी कि आयरन की कमी, खून की कमी। तो यह एक प्रश्न बन सकता है कि एनीमिया किस कारण से होता है या एनीमिया कैसे होता है, किसके कमी से होता है। एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है, तो इसका उत्तर होगा आयरन। और ये आयरन हमें कहाँ से मिल सकता है? हरे पत्तेदार सब्जियों से हमें आयरन मिल सकता है। दूध, अंडा, ये भी हम बच्चों को खिलाकर उसमें एनीमिया या रक्त की कमी की जो भी समस्या है उससे हमें छुटकारा दिला सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। किस राज्य में एनीमिया की चुनौती है, या किस राज्य में एनीमिया के सबसे ज़्यादा मामले देखने को मिलते हैं? किस राज्य में एनीमिया के मामले सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर होगा, सबसे अधिक एनीमिया के जो मामले हैं वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, और दूसरा जो स्टेट है वो है बिहार, जहाँ एनीमिया की शिकायत अधिक है और वहाँ पर महिलाएं और किशोरियों में खून की कमी एक बड़ी चुनौती है। अब देखते हैं पोषण सुरक्षा के नीतिगत व्यवस्थाएं क्या हैं। पोषण सुरक्षा की नीतिगत व्यवस्थाएं। तो इसमें पहला जो नीति है वो है राष्ट्रीय बाल नीति 1974। राष्ट्रीय बाल नीति 1974। सेकंड है एकीकृत बाल विकास परियोजना ICDS 1975। ICDS आपको मालूम है, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975। इसके बाद राष्ट्रीय पोषण नीति आई 1993।
राष्ट्रीय पोषण नीति 1993। इसके बाद नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर न्यूट्रिशन, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर न्यूट्रिशन, NHHS। नेशनल प्लान ऑफ एक्शन, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर न्यूट्रिशन। ये नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर न्यूट्रिशन ये आया 2005 को। अभ्यास के लिए प्रश्न उत्तर। आदिवासी क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के मापदंड क्या है? 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र खोला जा सकता है। वितरण। अगला प्रश्न है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी खोलने का मापदंड क्या है? 1500 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। ICDS कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य के नोडल विभागों के साथ। ICDS के लाभार्थी कौन हैं? तो इसका उत्तर है विटामिन। 0 से 6 साल आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती और धात्री महिलाएं, किशोरी बालिकाएं दिए जाते हैं। पूरक पोषण सेवाएं का लक्ष्य समूह के अंतर्गत कौन आते हैं? तो इसका उत्तर है 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाएं। पूर्व स्कूल और गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत कौन आते हैं? 3 से 6 साल के बच्चे इसमें आते हैं। प्रतिशत कितना है? पिछली जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 0 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चों की संख्या 15.8 करोड़ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में केंद्र की सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसका उत्तर है आंगनबाड़ी सहायिका। एक परियोजना में कितनी आबादी और कितनी आंगनबाड़ियां आती हैं? तो इसका उत्तर है 1 लाख की आबादी और 100 आंगनबाड़ियां आती हैं। कौन आंगनबाड़ी कार्यक्रम की महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाती है? इसका उत्तर है ANM। दोस्तों, कमेंट में आपको बताना है कि ANM किस विभाग से संबंधित होती है और उनका क्या कार्य होता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका आंसर है, पहले तो था 74%, लेकिन अब ये बढ़ गया है और 74% से ये बढ़कर ये हो गया है 79%। ये किसके सर्वे के अनुसार? NFHS के सर्वे के अनुसार जो एनीमिया का परसेंट है वो बढ़ गया है। पहले 74 था, अब वो 79% हो गया है। अगला प्रश्न 4, बच्चों में 6 माह के बाद पोषण देना जरूरी क्यों है? तो बच्चों में 6 माह के बाद पोषण देना जरूरी क्यों है? तो इसका कारण, इसे हम पहले क्यों नहीं दे सकते, 6 माह के बाद ही हम क्यों दे सकते हैं? तो 6 माह के बच्चे का जो शारीरिक ज़रूरतें हैं वो बढ़ जाती हैं, इसलिए
माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार की शुरुआत करना आवश्यक होता है। बच्चे का शारीरिक हलचल बढ़ जाता है, जिससे अधिक ताकत की आवश्यकता होती है, इसलिए माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार की ज़रूरत होती है। 6 माह का बच्चा ऊपर का आहार को पचा सकता है, तो इसका आंसर हो सकता है कि अब उसमें पाचन शक्ति आ जाती है, पचा सकता है। जो ऊपरी आहार देते हैं उसको वो पचा सकता है। और क्या होता है, 6 माह के बच्चे में स्वाद के तंतु विकसित हो जाते हैं। स्वाद के तंतु विकसित हो जाते हैं। और निगलने और चबाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, यानी कि वो चबाना सीख जाता है, लोली गलना सीख जाता है 6 माह के बाद। तो हम इसको एक तीसरा पॉइंट भी दे सकते हैं, निगलना और चबाना सीख जाता है। अब यही तरह से 6 माह से पहले क्यों नहीं दिया जाता, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। उसमें पचाने की शक्ति नहीं हो पाती है, स्वाद के तंतु विकसित नहीं हो पाते हैं और निगलना चबाना वो नहीं जान पाता है। ठीक उस समय वो सीखते रहता है। और साथ ही साथ पहले क्यों नहीं दे 6 माह से पहले क्यों नहीं हम उसको ऊपरी आहार देते हैं, तो उससे पहले तो उसके माँ का दूध ही सब कुछ होता है, जिसमें उसको लेना भी जरूरी होता है, जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं जो कि एक शिशु के लिए आवश्यक होता है। इसलिए हम 6 माह के बाद ही ऊपरी आहार देना शुरू करेंगे। अब ऊपरी आहार जो है वो कैसा होना चाहिए, अगला प्रश्न 5। ऊपरी आहार कैसा होना चाहिए, या फिर हमको क्या उसको देना चाहिए। जो डायरेक्ट हमको उसको चावल देना चाहिए कि क्या गेहूँ देना चाहिए, क्या देना चाहिए। तो अनाज में हम चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा दे सकते हैं। स्टार्च युक्त सब्जी जैसे आलू, शकरकंद आदि दे सकते हैं। ऊपरी आहार में उसको अच्छे से पकाकर खिलाया जा सकता है। अब आता है बच्चे को खाना देने की मात्रा। अब हम उसको कितना मात्रा में हम बच्चों को देना चाहिए, ये भी पोषण के अंतर्गत आएगा। जैसे कि 7वें माह की अवधि में, 7वें माह की अवधि में अगर बच्चा 7वें माह की अवधि में है तो हमको उसे कितना खाना देना चाहिए, ये मात्रा हमको आना चाहिए। और हमको क्या क्या देना चाहिए। तो पहली तो बात, इसमें हमको नरम दाल देना चाहिए, चावल, नरम दाल, चावल, दाल रोटी को मसल कर हम उसको अर्ध ठोस चम्मच से गिरने पर सरके, लेकिन बहे नहीं, यानी कि पेस्ट बनाकर हमको हल्का पेस्ट जैसे बनाकर हमको उसको देना चाहिए। यानी कि जो चावल है उसको मसल कर उसकी मात्रा 2 से 3 भरे हुए चाय के चम्मच इतना हमको देना चाहिए, 2 से 3 चम्मच ऊपरी आहार देना चाहिए। साबूदाना भी हम दे सकते हैं, फल भी हम दे सकते हैं, वनस्पति फल, मांस, मछली, अंडा आदि उसमें मिक्स कर सकते हैं हम। अब आता है 8वें माह की अवधि में हमको क्या करना है। ये 7वें माह का पोषण है। 8वें माह में
माह की अवधि पर। इसमें भी हम नरम दाल, दाल चावल सेम ही होगा। नरम दाल, चावल, रोटी प्रतिदिन। अब मात्रा को थोड़ा सा हमको बढ़ाना है। 8वें माह में क्या है, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते हुए नियमित स्तनपान के साथ साथ, स्तनपान को तो रोकना नहीं है, नियमित उसको जारी रखना है। और 2 से 3 बार बड़ी चम्मच से 2 से 3 बार 250 मिलीलीटर होना चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6, एनीमिया क्या है? एनीमिया क्या है या फिर इसके लक्षण क्या है? तो एनीमिया जो होता है वो नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण हेतु जरूरी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम होना। तो हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए? किसी किशोरी बालिका में हीमोग्लोबिन का स्तर जो होता है वो 12 ग्राम या प्रति 100 ml होना चाहिए। और अगर इससे कम होता है तो फिर उसे एनीमिया हो जाता है। एनीमिया के लक्षण क्या है? जो व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित होता है उसका जीभ, आँखों व नाखूनों का रंग फीका दिखाई देने लगता है। उसके पैरों में सूजन होती है, सांस फूलना, थकान महसूस होने लगता है या काम करने पर कमजोरी महसूस होती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7, एक युवा पुरुष को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? एक युवा पुरुष को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है 2000 से लेकर 2500 तक की कैलोरी एक युवा के लिए आवश्यक है। उत्तर 2000 से 2500 कैलोरी। अब इसी तरह से एक महिला को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो एक महिला को 1800 से लेकर 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक महिला को 1800 से 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये जो है पोषण का स्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, एक महिला को कितने आयरन की आवश्यकता होती है? एक महिला जिसकी उम्र 19 से 50 वर्ष, तो उस महिला को, एक महिला जिसकी उम्र 19 से 50 वर्ष है, उसे कितना आयरन, कितनी आयरन की आवश्यकता होती है? तो 19 से 50 साल की महिला को प्रतिदिन 18 मिलीग्राम, कितना होगा? उत्तर 18 ml
18 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। प्रश्न 9, ऑस्टियोपोरोसिस किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न 10, किस सब्जी में सेब से ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं? किस सब्जी में सेब से ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं? तो इसका उत्तर है टमाटर। क्योंकि टमाटर में सेब से ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। इसमें कैलोरी काफ़ी कम होती है। 100 ग्राम टमाटर में सिर्फ 18 कैलोरी होती है। ये विटामिन ए, सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है। अल्फा और बीटा कैरोटीन, जेनेनियम और ल्यूटीन का अच्छा स्रोत होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।